बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के मुकदमे की समाअत के हवाले से दो वीडियो आप पहले देख चुके होंगे। एक वीडियो में मैंने पहले 1.5 घंटे की कार्रवाई आपको बयान की और दूसरी वीडियो में अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जानिब से लंदन की प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी से मुतल्लिक जो मौक़िफ़ पेश किया गया उसका अहवाल मैंने आपको बयान किया। इस तीसरी वीडियो में 11:30 बजे के बाद जो अदालती कार्रवाई हुई, जिसमें हुकूमती वकील ने एक मौके पर दलाइल देते हुए ये भी कह दिया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के हाथ साफ़ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं, ये दरख्वास्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने साफ़ हाथों के साथ दायर नहीं की। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि हुकूमती वकील जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को झूठा कह रहे थे। किस बुनियाद के ऊपर ये मौक़िफ़ अपनाया गया हुकूमती वकील की जानिब से। और आज की इस अदालती कार्रवाई के हिस्से के दौरान एहतसाब अदालत के जज का जिक्र भी हुआ, अरशद मलिक का जिक्र भी हुआ, जिन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नैब रेफरेंस पर सज़ा सुनाई थी। और मुल्क में जारी एहतसाब के अमल पर भी बात की गई और अहम तरीन रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन जज साहबान की जानिब से दिए गए, वो तमाम आपके साथ शेयर करूँगा। आप जब 11 बजे के बाद जब अदालती वक्फ़ा किया गया और 11:30 बजे के बाद अदालती कार्रवाई को दोबारा से आगाज़ हुआ, हुकूमती वकील, जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इस नुक्ते पर दलाइल दे रहे थे कि अगर तशद्दुद के ज़रिए मवाद इकट्ठा किया जाता है तो वो अदालतों में काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन अगर तशद्दुद से हटकर तशद्दुद के बगैर कोई मवाद इकट्ठा कर लिया जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए जाएँ, कोई सबूत हासिल कर लिए जाएँ, तो वो अदालतें उसे काबिल कबूल दस्तावेज़ात करार दे चुकी हैं। और इस हवाले से उन्होंने बरतानिया के कुछ हवालाजात भी अदालत के सामने रखे। लेकिन जब वो ये हवालाजात दे रहे थे, ये मौक़िफ़ अपना रहे थे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया, ये किस तरह से हो सकता है कि नादरा के कानून में, FBR के कानून में, इनकम टैक्स के कानून में मुझे अगर कोई प्रिविलेज हासिल है तो वो प्रिविलेज या वो राइट मुझसे कैसे लिया जा सकता है। मैं अगर गोल्फ़ खेलने के लिए जाता हूँ तो कोई शख्स छुप कर मेरी तस्वीर किस तरह से बना सकता है और उन तस्वीर को मेरे ख़िलाफ़ किस तरह से सिक्रेसी का जो कानून है, जो प्रिविलेज है, उसकी वायलेशन करके मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर फ़रूक नसीम की जानिब से ये कहा गया। लेकिन उससे पहले मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि अगर ये सब कुछ होगा इस अंदाज से तो फिर हम जमहूरी मुआशरे से फ़ाशिज़म की तरफ जाएंगे। लेकिन फ़रूक नसीम ये कहते हैं कि इसमें फ़ाशिज़म की कोई बात नहीं है। जो सिक्रेसी की जो बात है, जो राइट है, वो महदूद है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब एक मालूमात आ गई, वही डोगर की जानिब से एक कंप्लेंट फ़ाइल कर दी गई, तो उसकी तस्दीक करना या उन इल्ज़ामात की सपोर्ट के लिए दस्तावेज़ात कलेक्ट करना भी ज़रूरी थी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि सवाल यह है कि किस तरह से पता चला कि लंदन में ये जायदादें जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की अहलिया और उनकी बच्चों की हैं। आओ जायदादें ढूँढें, आओ जायदादें ढूँढें, ये अख्तियार कहाँ से हुकूमत ने हासिल कर लिया और फिर उन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से दस्तावेज़ात जो है वो कलेक्ट की गई। लेकिन हुकूमती वकील बैरिस्टर फ़रूक नसीम की जानिब से ये कहा गया कि देखें, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इस हवाले से जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये एक सीक्रेट मालूमात थी, ये सीक्रेट मालूमात नहीं है। आप बरतानिया की वेबसाइट पर जाएँ, लैंड रजिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएं, आपके पास बुनियादी मालूमात होनी चाहिए, बेसिक आपके पास जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। आप वहाँ पर जाकर ये तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। जब बरतानिया की जानिब से वहाँ पर प्रॉपर्टी से मुतल्लिक तमाम मालूमात को पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है, तो यहाँ पर कोई सिक्रेसी का सवाल जो है वो पैदा नहीं होता। जस्टिस मकबूल बाकर ने यह कहा कि ज़ियाउल मुस्तफ़ा, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, उन्होंने किस तरह से किसी निजी जासूस की खिदमात हासिल की और शिकायत कुनुदा की दरख्वास्त में सिर्फ एक जायदाद का जिक्र था और आपने बाकी जायदादों की मालूमात हासिल करने के लिए सदर मुमलिकत से मंजूरी नहीं ली। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर आप ये तमाम तर मालूमात जो है वो कैसे हासिल कर सकते थे? आपने क्या वही डोगर से ये पूछा कि उसे ये मालूमात या जज साहब के गोशवारों की मालूमात कहाँ से मिली? जिस पर फ़रूक नसीम ने यह कहा कि मुझे नहीं मालूम कि शिकायत कुनुंदा वहीद डोगर ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा या उनकी अहलिया के गोशवारों के हवाले से मालूमात कहाँ से हासिल की। सुप्रीम कोर्ट के पास भी जो आर्टिकल 184 का अख्तियार है, उसके तहत भी जब अदालत के पास कोई मालूमात आती हैं तो अदालत भी उसका सोर्स नहीं पूछती। लेकिन यहाँ पर भी हमने वही डोगर से उसका सोर्स नहीं पूछा, लेकिन मालूमात आ गई थी, उसके बाद हमने इस मामले को आगे बढ़ाया। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह कहा कि जज को मालूम होना चाहिए कि वो आवाम की नज़रों में है, आवाम से छुपा हुआ नहीं है। जज को अपने तमाम मामलात के हवाले से मोहतात होना चाहिए। लेकिन आगे चल के वो ये कहते हैं कि अवामी अथॉरिटी को या रियासती इदारे को किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर किसी को हरासा करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
और हुकूमती वकील को मुखातिब करते हुए उन्होंने जज अरशद मलिक का नाम लिए बगैर जिक्र किया कि जब आपकी नाक के नीचे, आपकी हुकूमत की नाक के नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एक काम हो रहा था, वो बात आपके इल्म में क्यों नहीं आई। ऐसा शख्स, बल्कि जेंटलमैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो जेंटलमैन जिसका माजी कुछ ज़्यादा इतना अच्छा नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि मैं एहतसाब अदालत के जज की बात कर रहा हूँ। जब यह मामला आया तो हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस मामले पर भी हुकूमत को एक्शन लेना पड़ा और उसकी ट्रांसफ़र के हवाले से अदालत ने ख़ुद अपने फ़ैसले में लिखा। लेकिन मुल्क में एहतसाब के अमल के हवाले से जस्टिस मकबूल बाकर ने यह बात कही कि एहतसाब के अमल के नाम पर मुल्क में जो हैवक, जो एक अफरा तफरी या तबाही फैल रही है या तबाही हो रही है, इस पर भी हम लिखेंगे। लेकिन बताने वाले ये कहते हैं, जो सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं, कि साद रफ़ीक को जो ज़मानत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और गालिबन जस्टिस मकबूल बाकर भी उस बेंच का हिस्सा थे, उस फैसले में बहुत सारी बातें, नैब ने किस तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक को गिरफ़्तार किया, कि जितना अरसा उन्हें तहवील में रखा, और जो तमाम वो मामलात थे, उन हवाले से एक बहुत बड़ी जजमेंट आ सकती है ख्वाजा साद रफ़ीक के ज़मानत के फ़ैसले से मुतल्लिक़ फ़ैसले में। आगे चल के जस्टिस उमर अता बंदियाल ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। लेकिन उमर अता बंदियाल साहब ने यह कहा कि मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि इसमें हमारे इदारे को भी इस्तेमाल किया गया। हो सकता है कि हम इस मामले की तहसीह करें। लेकिन मकबूल बाकर साहब ने यह कहा कि जो एहतसाब का अमल है, इस पर हम हो सकता है कि ज़रूर लिखें। आगे चल के जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि हुकूमती वकील ने एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अख्तियार है, वो इस किस्म का इदारा बना सकते हैं। लेकिन जज साहब ने यह कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान हो या कोई भी वज़ीर आज़म हो, वो नई वजारत तो बना सकता है, लेकिन कोई एजेंसी नहीं, नई एजेंसी नहीं बना सकते। कोई नई एजेंसी बनाने के लिए आपको कानून लाना होगा, पार्लियामेंट में कानून साजी करनी होगी, एनेक्टमेंट करनी होगी, उसके बाद कोई नई जो है आप एजेंसी बना सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा जज साहबान की जानिब से, एसेट रिकवरी यूनिट जो है FBI से मवाद नहीं मंगा सकता, उसके TORs जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो कार्रवाइयाँ एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से की जाती हैं, उसके तहत तो एसेट रिकवरी यूनिट किसी शहरी को कानून के बगैर टच भी नहीं कर सकता। और जस्टिस मकबूल बाकर ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के अख्तियार तो होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म का अख्तियार भी जो है वो कानून के मुताबिक होता है। इस पर हुकूमती वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ये कहते हैं कि जो मालूमात पब्लिक डोमेन में हैं वो सीक्रेट नहीं होती। जायदाद पब्लिक डोमेन में है तो उसके मालूमात हासिल करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आप उस पर सिक्रेसी का जो प्रिविलेज है वो डिमांड नहीं कर सकते। और उन्होंने आगे चल के ये भी कहा कि मौला अली, हज़रत अली का जिक्र किया कि वो भी बताते हैं कि अपने दौर में वो जज साहबान की, काजियों की सरगर्मियों के लिए जासूसी करते थे। और उन्होंने कहा कि हज़रत उमर से भी सवाल पूछा गया था उनके कुर्ते के हवाले से, उन्होंने अपने कुर्ते का जवाब भी दिया, और इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में भी मौजूद है। और ये हमारा आइन भी कहता है कि किसी कानूनी नुक्ते की अगर तशरीह करनी हो तो उसके लिए हमें इस्लाम और शरीयत को भी देखना चाहिए। और उन्होंने ये कहा हुकूमती वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने कि हम में से कोई भी हज़रत अली और हज़रत उमर से बढ़कर नहीं है। वो ये कह रहे थे कि हमें इस मामले पर जो भी कानूनी तशरीह करनी है, हमें इस्लाम को और उसके साथ साथ जो शरीयत है उसे भी मद्देनज़र रखना चाहिए। आगे चल के उन्होंने ये बात की कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जिन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, वो ये कहते हैं कि ये जब रेफरेंस दायर किया गया उसकी उन्हें कॉपी नहीं मिली, और उसके बाद उन्होंने सदर मुमलिकत को 2 या 3 ख़तूत लिख दिया, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि उन्हें इस रेफरेंस के हवाले से कुछ पता नहीं था। लेकिन वो ये कहते हैं हुकूमती वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम कि जब ये रेफरेंस 29 मई को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मौसूल हुआ तो साबिक़ चीफ जस्टिस साहब खुद ये कह चुके हैं, आसिफ सईद खोसा साहब की जानिब से बात सामने आ चुकी है कि जब ये रेफरेंस मौसूल हो चुका था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, तो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ को बुलाया, वो रेफरेंस उन्हें दिखाया, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जानिब से ना सिर्फ उस रेफरेंस को पढ़ा गया बल्कि उस रेफरेंस से नोट्स भी लिए गए। और ये हम बात नहीं कर रहे, ये साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा एक रेफरेंस से मुतल्लिक़ अपनी बात ये कर चुके हैं और ये बात एडमिट की जा चुकी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो धरना केस का हवाला दिया जाता है कि धरने केस की बुनियाद के ऊपर ये रेफरेंस बनाया गया है, धरने केस की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि रेफरेंस किस तरह से बना सकते हैं, धरने केस में तो जस्टिस मुशीर आलम भी शामिल थे, उनके खिलाफ भी रेफरेंस क्यों नहीं बनाया गया। जज साहबान की जानिब से ये कहा गया, जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से, क्योंकि फैज़ाबाद धरना केस का जो फैसला सुनाया गया था उसके ऑथर जो थे
वो जस्टिस मकबूल बाकर थे, शायद ये भी वजह हो सकती है। और इसी हवाले से इस नुक्ते पर दलील जो है वो जस्टिस काजी फायसा के वकील की जानिब से दी गई। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल ये कहते हैं कि धरना केस के फैसले से कोई आसमान नहीं टूट पड़ा था, और अगर जो नसर सानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में धरना केस के फैसले के खिलाफ दायर की गई है वो अगर खारिज भी कर दी जाएगी उससे भी कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर ये कहते हैं हमारी ये साइकी बन चुकी है, हमारी ये सोच बन चुकी है कि हम सच जो है वो सुनना नहीं चाहते, अपने काम करने की आज़ादी भी जो है वो अब हमें हासिल नहीं रही। लेकिन जस्टिस बैरिस्टर फरोन नसीम ने यह कहा कि जज साहब ने तमाम इल्ज़ाम जो लगाए हैं अपनी दरख्वास्त में वो बेबुनियाद हैं। आगे चल के जस्टिस उमरता बंदियाल ने यह कहा कि बदनीयती का जो इल्ज़ाम है ये लगाना आसान है, लेकिन बदनीयती आसानी से लग तो सकती है लेकिन ना आसानी से लगाई जा सकती है, लेकिन इस बदनीयती को साबित करना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन बदनीयती जो है वो जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से ये कहा गया कि ज़ाहिर हो जाती है जो आपके इक़दामात होते हैं अगर वो कानून के दायरे से बाहर हों तो बदनीयती जो है वो अयां हो जाती है। और आगे चल के वो ये कहते हैं कि लगता ये है कि कुछ मामलात रेफरेंस के हवाले से तैयार करके अलमारी में रख दिए गए थे और फिर किसी मौके पर किसी के नाम के साथ किसी को देकर किसी के नाम इस्तेमाल करके वो मालूमात जो है वो पब्लिक कर दी गई और उस पर रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया। उनके अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन वो बात शायद कुछ ऐसा ही कहने के लिए जा रहे थे, ऐसी बात ही वो कहना चाहते थे। मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ कि लगता यह है कुछ अलमारी में पड़ा था जिसके इस्तेमाल करने का इंतज़ार था। नजर सानी के मुकदमे में नजर सानी धरने के मुकदमे में खारिज हो भी जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा, ये जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से कहा गया। और आगे चल के वही पॉइंट आ जाता है कि वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई, ये एक एतराज़ उठाया गया था जस्टिस काजी फायसा के वकील की जानिब से। इस पर हुकूमती वकील ने यह कहा कि रेफरेंस का जो मामला है उसका वफाकी काबीना से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर जज साहबान की तकर्री का मामला वफाकी काबीना के पास नहीं जाता तो जज साहबान की किसी जज की रिमूवल का मामला, रेफरेंस का मामला भी वफाकी काबीना के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन जज साहबान की जानिब से जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से ये कहा गया क्योंकि ये मामला बड़ा हाई नोयत का है, बड़े हाई पेडिस्टल पर जो है फॉल करता है, तो इस किस्म का मामला भी जो है वो सुप्रीम वफाकी काबीना के पास जो है वो जाना चाहिए। ये थी सारी कार्रवाई का अहवाल जो 11:30 बजे से लेकर तकरीबन 3:45 बजे तक होती रही, जो दलाइल दिए गए। अब कल इस केस की समाअत दोबारा 9:30 बजे होगी और जो भी अपडेट होगी उससे मैं आपको बाकायदगी के साथ जैसे आगाह कर रहा हूँ उसी तरह से आगाह करूँगा। लेकिन अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।